भाभी बैठो। रोहित बोला, पर वह नहीं बैठना चाहती थी। पर रोहित जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर बिठा देता है। वह अंदर से कितना जल रही थी। पर प्रीति बहुत ज्यादा खुश है। पर गौरी रुआसी हो रही थी। वह प्रीति को वहां पर सहन नहीं कर पा रही। अभी रोहित से बात करने के बहाने पीछे मुड़ा। गौरी की शक्ल देखने लगा, जैसे अभी रो पड़ेगी। एक बार को दिल पसीजा, पर फिर दिल कठोर किया और नजर उसकी तरफ से हटाकर सामने कर ली। हाँ, मिरर उसकी तरफ सेट कर दिया, ताकि जब वह प्रीति से बात करे तो गौरी के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन देख सके। हुआ भी वही जैसा अभी ने सोचा था। प्रीति अपनी बातूनी स्वभाव के वशीभूत एक बार बात करना शुरू हुई तो उसका रुकना असंभव सा है। वह पूरे रास्ते बोलती रही और अभी उसकी बातों को सुनता, बीच बीच में अपनी प्रतिक्रिया भी देता रहा। गौरी के लिए यह सब असहनीय होने लगा। पछता रही थी, शायद उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वैसे भी जब से अंकुर गया, घूमना फिरना, फिल्में देखना अरुचिकर लगने लगा है। पहले उसे यह सब पसंद था, पर अंकुर के जाने के बाद मन में उल्लास ही नहीं फूटता। हर शौक को जैसे तिलांजलि दे दी हो। अभी का व्यवहार उसके लिए पहले दिन से अच्छा नहीं रहा, पर पिछले दिनों के उसके अच्छे व्यवहार से होठों पर फिर से बेवजह मुस्कान आने लगी थी। कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा था। एक अपनापन, जुड़ाव महसूस कर पा रही थी। पर अब वो जो कर रहा है उसे अच्छा नहीं लग रहा है। वह ऐसा तो कभी नहीं था। मन में ये बात आने लगी। वो शायद अभी की अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतर पा रही, इसलिए वो प्रीति की तरफ आकर्षित हो रहा है। वह ज्यादा आतुर हो रहा है, भावनाओं को संभाल नहीं पा रहा है। पर उसका अपना रुख स्पष्ट है। जब तक उसका अपना मन गवाही नहीं देगा, वह अभी की कोई बात नहीं मानेगी। इस घर में रह सके, इसलिए उसने इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। पर अभी उसके लिए अभी को अंकुर की जगह देना संभव नहीं। नजर प्रीति के मुस्कुराते चेहरे पर गई। नजरें उससे हटा ली। शीशे से बाहर देखने लगी। ध्यान पूरी तरह से वहां से हटा दिया। उसे अब उनकी बातें भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसे याद आया, जब वह अंकुर के साथ घूमने आई थी। घर से बेमन से आने के बावजूद उसने उसे अपनी बातों में ऐसा बहलाया था कि वह सब चिंता भूल भी गई थी। वह उसके बिना बोले ही उसे कितनी अच्छी तरह समझ जाया करते थे। अभी से वो ऐसी आशा नहीं रख सकती। दोनों बिल्कुल अलग हैं, तो वो क्यों दुखी हो रही है। भाभी उतरो। पहुंच गए। रोहित की आवाज कान में पड़ी तो चौंकी और अपने ख्यालों से बाहर आई। वे लोग तो पहुंच भी गए थे। वह भी गाड़ी से नीचे उतर आई। अभी भी उतरा। गाड़ी लॉक करता है। उसने एक बार नजर भर गौरी को देखा, उसके बाद आगे बढ़ा। प्रीति अभी के साथ साथ चलने लगी। गौरी को अच्छा तो नहीं लग रहा, पर यह कड़वा घूंट पीने के अतिरिक्त वह कुछ कर भी नहीं सकती। सिनेमा हॉल के बाहर आकर रवि ने टिकट खिड़की से टिकट ली और वे लोग अंदर जाने लगे। मूवी शुरू हो चुकी थी। बाहर से आने के कारण हॉल में अंधेरा कुछ ज्यादा ही महसूस होने से सीढ़ियां उतरने में दिक्कत सी हो रही थी। सबसे आगे रोहित था, उसके पीछे प्रीति, फिर गौरी और सबसे लास्ट में अभी। बाहर से अंदर आने के कारण अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा था। चलते हुए पैर उलझ गया। वह आगे की तरफ गिरने को हुई, पर अभी ने हाथ बढ़ा उसे थाम लिया। आराम से चलो, चलना भी भूल गई हो क्या। उसे संभालते हुए डांटिंग भी कर दी, जो गौरी को अच्छा नहीं लगा। झेप गई तो तुरंत ही पीछे हट गई और संभलती आने लगी। पर अभी उसका हाथ पकड़ लेता है। हाथ पकड़ लो, वरना फिर से गिर जाओगी। वह उसके व्यवहार से गुस्सा है। उसने छुड़ाना चाहा हाथ, पर वह नहीं छोड़ता। ऐसे ही अपने साथ संभालते ले आया और उसे अपने साथ वाली सीट पर ही बैठा दिया। वह उसका हाथ अभी भी पकड़े हुए था। नाराजगी बेशक हो गौरी से, पर उसका हाथ पकड़ना उसे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब पहली बार उसका हाथ पकड़ा था तो दिल में मीठी सी गुदगुदी हुई थी। ओहो, कितना नरम, बिल्कुल रूई सा। अभी भी वैसा महसूस हो रहा था। पर गौरी अपना हाथ छुड़ाने कसमसाने लगी तो ना चाहते हुए भी वह छोड़ देता है। अभी गौरी की नाराजगी की वजह भाप रहा है, पर समझ नहीं पा रहा। वह बोलती क्यों नहीं। वह भी उस पर अपना अधिकार जताए
उसे प्रीति से बात करने से रोके, पर वह बस रुआसी शक्ल लेकर बैठी है। उसे सताने में मजा तो नहीं आ रहा, पर आश्चर्य में है कि गौरी उस पर गुस्सा क्यों नहीं कर रही। अभी प्रीति की आवाज ने चौंकाया। तुम यहाँ पर बैठो, वहां पर मैं बैठूंगी। प्रीति अपनी सीट से उठ गई और उस सीट पर बैठने की इच्छा जताती है जिस पर अभी बैठा था। वह उठ गया और प्रीति वहां पर बैठ गई। शो शुरू हो चुका था और अब सबकी नजरें स्क्रीन पर थी। गौरी भी अब मूवी देखने में व्यस्त हो गई। उसे फिल्में देखना का शौक पहले से ही था। फिल्म में उसके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस थे। शौक को बेशक कुछ समय के लिए दबा दो, पर वो मरता तो नहीं। मूवी बहुत अच्छी थी कि उसकी उदासी हर ले गई। इंटरवल में भी प्रीति अभी से बतियाती रही, पर गौरी चुप ही रही। वह वैसे भी कम ही बोलती है। अब उसने उन पर ध्यान देना भी बंद कर दिया। जब फिल्म समाप्त हो गई, तो वो लोग वहां से बाहर आकर मार्केट में आ गए। प्रीति और रोहित अपनी पसंद से शॉपिंग कर रहे थे। उन्होंने उसे भी अपने लिए कुछ खरीदने को कहा, पर वह इनकार कर देती है। चलते हुए प्रीति चूड़ियों की दुकान के आगे रुक गई। मुझे चूड़ियां लेनी है। वह मचल गई। चूड़ियों का तुम क्या करोगी? अभी ने उससे पूछा। मेरी फ्रेंड की शादी है इस वीक, साड़ी पहनूंगी, उसके साथ के लिए चाहिए। वह दुकान में अंदर बढ़ती बोली, पर गौरी बाहर खड़ी रही। अभी ने उसे भी अंदर चलने का इशारा किया, पर वह इनकार कर देती है। प्रीति ने उसे बुलाया, तो वह भी अंदर चला गया। अभी देखो ये चूड़ियां कैसी हैं? रंग बिरंगी चूड़ियों को दिखाकर प्रीति ने पूछा। अच्छी है, लो पहनाओ मेरे हाथ में। वह हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है। अभी ने गौरी की तरफ देखा और चूड़ियां हाथ में ले लेता है। उसे पूरी उम्मीद थी कि गौरी उसे चूड़ियां पहनाने से रोकेगी, पर गौरी बुत बनी देखती रही। उसके ऐसे चुप रहने से उसे भी उस पर गुस्सा आने लगा कि कैसी है ये, कुछ बोलती क्यों नहीं, विरोध क्यों नहीं जताती। गौरी को जब लगा अभी प्रीति को चूड़ी पहना ही देगा, उससे देखा नहीं गया, अचानक से पलट गई और तेज डग भरती गाड़ी के पास आ गई। उसे जाता देख अभी चूड़ियां नीचे रख देता है। क्या हुआ? प्रीति ने पूछा। तुझे जो लेना है ले लो, मैं अभी आता हूँ, कहता वह तेज तेज डग भरता गौरी के पीछे ही आ गया। तो देखकर हैरान था। गौरी गाड़ी की ओट में सुबक रही थी। वह भी बिल्कुल उसके समीप ही आ गया। तो गौरी जल्दी जल्दी आंसू साफ करने लगी। तो उसने उससे पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों चली आई? गौरी चुप ही रही। बताती क्यों नहीं, क्यों रो रही हो? उसने सुर तीखा किया। मुझे मुझे घर जाना है, वह अटकते हुए बोली। जाएंगे थोड़ी देर में, तुम भी कुछ शॉपिंग कर लो और कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है। गाड़ी अनलॉक कर दो, मुझे अंदर बैठना है। वह गाड़ी के दरवाजे पर हाथ रखती बिना उसे देखे बोल रही थी। पर क्यों? उसने झुंझलाकर पूछा। प्लीज। गौरी ने जिद की तो अभी गाड़ी अनलॉक कर देता है और वो अंदर बैठ गई। उसका यह है अरमान कि गौरी उससे पूछे, लड़े कि वह यह सब क्यों कर रहा है। मन में धरा का धरा रह गया और वह गाड़ी के अंदर बैठ गई। तो अभी भी मायूस हो वहां से चला गया। प्रीति और रोहित को शॉपिंग करवाकर थोड़ी देर बाद वे लोग वापस आ गए। उन्होंने गौरी से पूछा कि वह इस तरह क्यों आई, तो तबीयत खराब सी हो रही है का बहाना बना दिया। उसके बाद वे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, पर गौरी ने बस औपचारिकता ही निभाई। दरअसल उसका अब यहाँ मन ही नहीं लग रहा था। महसूस हो रहा था जैसे वो यहाँ टॉर्चर होने को आई हो। इससे अच्छा ना आती, वही सही था। घूमना फिरना हुआ और अब वे घर को लौट गए। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। वापिस लौट कर भी गौरी दिन भर हुए घटनाक्रम से उदास थी। बेमन से रात का खाना बनाया, परोसा तो खाना बिल्कुल फीका था। बाबूजी को वजह समझ न आई। गौरी अब पहले की इतर अच्छा खाना बना लेती है, आज ऐसा क्यों बनाया? वजह पूछने उसके चेहरे की तरफ देखा। उतरा वह उदास चेहरा देखा तो कारण समझ न आया। आज तो गौरी सब लोग के साथ घूम कर आई है, पर चेहरे पर खुशी और उल्लास का कतरा भी कहीं नजर न आया तो शंकित हो गए। खाते समय व्यवधान नहीं डालना चाहते थे। सबको खाना खाने दिया, उसके बाद आवाज दी, बहू। जी बाबूजी। वह बाहर आकर धीमे सुर में बोली, तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी। आज खाना इतना फीका और तेरा चेहरा उतरा और उदास क्यों है? क्या बात हो गई? अभी ने कुछ कहा है क्या? उन्होंने मध्यम सुर में पूछा। नहीं। तो फिर? बाबूजी
मैं मैं कुछ दिन के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ। बोलते हुए गला भर आया तो आंखों से मोटे मोटे आंसू गालों तक टपक आए। क्यों? मतलब क्या बात हो गई? इतने दिन से तो तूने जाने की बात नहीं की, फिर आज यूं अचानक? उन्होंने हैरानगी से पूछा। मम्मी की याद आ रही है। आप इजाजत दे दो तो कल चली जाऊंगी, कहती वह जल्दी से अपने कमरे की तरफ दौड़ गई, क्योंकि बहुत रोना आ रहा था। बाबूजी अवि और रोहित की तरफ हैरानी से देखने लगे कि गौरी को क्या हुआ। इतने दिनों से गौरी ने कभी मायके जाने की बात इस तरह नहीं की। आज अचानक क्यों? तो शंकित नजरें अवि पर टिक गई। क्या बात हो गई? तूने कुछ कहा क्या? बहू को उन्होंने गुस्साते हुए पूछा। नहीं, मैं क्यों कुछ कहूंगा? वह उनसे नजरें चुराते हुए बोला। रोहित, जा तू पढ़ाई कर अपनी। उन्होंने रोहित की तरफ देख कहा तो वह उठकर चला गया। कुछ नहीं कहा तो वो ऐसे ही उदास है। मायके जाने की बात कर रही है। उनकी आवाज गुस्से से थरथराने लगी। कहीं तूने गौरी के सामने अनुचित मांग तो नहीं रखी? अनजानी आशंका मन में उपजी। पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मुझ पर विश्वास नहीं? अभी का सुर भी उखड़ा हुआ था। उसे बाबूजी से ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, तो आंखों में सवाल लिए उनकी तरफ देखने लगा। विश्वास न होता तो अनुराग की जगह तुझे चादर डालने मजबूर न करता। कान खोलकर सुन ले, अगर उसकी मर्जी के खिलाफ अपना अधिकार जताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तू इससे बेखबर नहीं कि यह सब किन हालात में हुआ है। मैंने उसे आश्वासन दिया है कि उसकी मर्जी खिलाफ कुछ नहीं होगा। मैंने उसे इस घर में बेटी का दर्जा दिया है और वो भी बिना शिकायत अपना फर्ज निभा रही है। तूने क्या कहा उसे कि वह दुखी हो गई? बोलते हुए आवाज कांप गई। तुझे अंदाजा होना चाहिए कि वो किस हालात से गुजरी है और अभी भी गुजर रही है। उन्होंने संकित नजरें उस पर टिकाते हुए कहा। पापा, मैंने कुछ नहीं किया। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? तूने कुछ नहीं किया तो फिर क्या बात हो गई? उन्होंने झुंझलाकर पूछा। पता नहीं। पता नहीं? अरे, तुझे नहीं तो किसे पता होगा? ताड़ जैसा लंबा कद बेशक हो गया है, अकल घुटने में ही है। तू हमेशा का बैल-बुद्धि रहा है और रहेगा। वे झल्लाते हुए उसे जोर से डांटते हुए बोले, तो वह झेप गया। पापा, अब मेरी इतनी बेइज्जती भी ना करो। उसने सुना तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? कुछ तो ख्याल करो। वह धीमे स्वर में बोला। अच्छा, इज्जत की इतनी चिंता है और उसकी नहीं? कि वो क्यों नाराज है? तो पूछो उसको, जा पूछ। उन्होंने गुस्से में कहा। वो मुझसे बात नहीं करती। वह धीमे से बोला। क्या? हे प्रभु, कैसी बुद्धम औलाद दी है तूने। अरे, वो बात नहीं करती तो कर उससे। पूछ कि क्यों नाराज है। वे झुंझलाहट में बोले। कैसे पूछूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। एक तो मुझे उसका नेचर समझ नहीं आता। पता नहीं कैसी है। अपने मन की कुछ बताती भी नहीं और ना मुझे अपना पति मानती है। अभी जरूर तूने ही उसे कुछ ऐसा कहा है कि वह दुखी है। जा और उससे बात कर। पर मैं कैसे? वह अभी भी हिचकिचाहट में है। जा, बाबूजी ने दांत पीसते हुए कहा। जा रहा हूँ। गुस्सा क्यों हो रहे हो? कहता वह उठा और झिझकता उसके कमरे की तरफ आया। दरवाजा हल्का भिड़ा हुआ था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने की आवाज कान में पड़ी तो गौरी ने दरवाजे की तरफ देखा। वह बेड में पेट के बल लेटी सुबक रही थी। अभी को देखकर भी लेटी रही। वह धीरे धीरे चलता आया और बेड में ही बैठ गया तो वह उसकी तरफ से मुंह फेर लेती है। अभी को समझ नहीं आ रहा था कैसे बात शुरू करे। आज जो कुछ भी हुआ उससे गौरी बहुत हर्ट है। उसने तो ये सब इसलिए किया था कि गौरी गुस्से में उस पर अपना अधिकार दिखाएगी, पर ये बस सिर्फ रो सकती है, पर हक से उसे रोक नहीं सकती थी। और अब बाबूजी के सामने ऐसे रोने की क्या जरूरत थी? उन्हें दुख भी हुआ होगा और उसे डांट भी खिलवा दी। उसे तब से ही उस पर गुस्सा आ रहा था जब प्रीति को चूड़ियां पहनाते देख भी उसने उसे रोका नहीं। पर बात तो करनी पड़ेगी, वरना फिर से पापा की डांट सुननी पड़ेगी। सुनो, वह गला खखार कर धीमे स्वर में बोला, पर गौरी ने उसे पूर्णतः अनदेखा किया। उसने एक बार और पुकारा। जब उसने फिर से अनसुना किया तो वह धीरे धीरे हाथ ले गया और उसके हाथ के ऊपर रख दिया। वह हटाने को हुई तो पकड़ लिया तो गौरी गुस्से से उसका हाथ झटक देती है और तेज से रोने लगी तो उस पर
गुस्सा आने लगा। चुप करो, क्यों बेवजह रो रही हो? उसके डांटने से वह और ज्यादा रोने लगी। चुप हो रही हो कि नहीं? इस बार उसने आवाज सख्त की। चुप। इस बार वह पहले जैसे गुस्से में बोला तो गौरी का रोना गले में ही अटक गया। रोने के लिए मुंह खुलता है तो बोलने के लिए भी खुल सकता है। गूंगी नहीं हो जो ऐसे खामोश रहती हो। उसने सुर सख्त कर डांटा तो वह डर के मारे चुप हो गई। अब उसने बात करने की कोशिश की पर वह चुप हो गई। कुछ बोली ही नहीं तो वह वहां से उठ गया और उसके ड्रेसिंग टेबल के पास आ गया। ड्रॉर को खोलकर उसमें कुछ ढूंढने लगा। गौरी ने ड्रॉर खुलने की आवाज सुनी तो उस तरफ देखा। वह ड्रॉर में कुछ ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहे हैं? वह हैरानी से उठ बैठी। अभी को वहां रखी चूड़ियां नजर आ गई जिन्हें वह ढूंढ रहा था। उन्हें उठा लाया। गौरी उसे हैरानी से देख रही थी। वह आकर वहीं पर उसके साथ बैठ गया। चार चूड़ियां हाथ में ली, बाकी नीचे रख दी। उसका हाथ पकड़ लिया। उसने छुड़ाना चाहा पर वह नहीं छोड़ता। इसलिए रो रही हो ना कि मैं प्रीति को चूड़ी पहना रहा था? इतनी ही जलन हो रही थी तो खुद क्यों नहीं पहन लेती? लो, तुम भी पहन लो। वह उससे हाथ छुड़ाने लगी पर वह उसके विरोध के बावजूद भी उसके हाथ में वह चूड़ियां पहना देता है। चूड़ियां पहना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं जबरदस्ती अपना हक भी जताऊंगा, बल्कि इसलिए कि तुम मुझसे बोलती नहीं हो तो मैं चूड़ियों की खनक से काम चला लूंगा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं कभी कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। वह बोलते हुए उसे चूड़ियां पहना रहा था और वह सिर्फ देख रही थी। उसने सब चूड़ियां पहना दी। तुम काफी समय से मायके नहीं गई। कल सुबह तैयार हो जाना। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर इस तरह रो मत। रोती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और आइंदा पापा के सामने ऐसे मत रोना। इतने दुख के बाद भी वो हमारी वजह से खुद को संभाले हुए है। तुम्हें रोता देख उन्हें अंकुर भैया की याद आ जाती है और उनका दुख दोगुना हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि वो अब दुखी हो। कहकर वह उठ गया और दरवाजे से बाहर चला गया। तो वह उसकी जाने की दिशा में देखने लगी। उसके जाने के बाद वह अपने हाथों में चूड़ियों को देखने लगी। उतारने को हुई पर रुक गई। अब वह रो नहीं रही थी, ना दुखी थी, तो लेट गई। बार बार अपने हाथ को देखने लगी और चूड़ियों को घुमाने लगी। जब पहलवान जी प्रीति को चूड़ी पहनाने लगे थे, वह डर गई थी। लगा प्रीति उन्हें उससे छीन लेगी। पहलवान जी प्रीति से जैसे बातें कर रहे थे, उसे अच्छा नहीं लगा। प्रीति को तो बस मौका चाहिए उनके करीब जाने का। सोचते सोचते ना जाने कब नींद आई होगी। सुबह अपने टाइम पर उठी, नहाकर सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। बाबूजी दुकान जाने को तैयार थे। अभी उनके पास आया। पापा, हाँ, उसको मायके जाने देते हैं। क्यों? इतने समय से गई नहीं है। आजकल मैं यहाँ हूँ, सब संभाल लूंगा। तो तब तक जाने देते हैं। ये क्या कह रहा है तू? तू भी तो कुछ दिन है यहाँ। कोई बात नहीं, उसकी मम्मी का फोन भी आया था कि मिलने आ जाए। गौरी कब से आई नहीं, तो इस बहाने चली जाएगी, मिलकर भी आ जाएगी। क्या बात हो गई? बहुत ज्यादा नाराज हो गई है तो? मैं बात करता हूँ उससे। वे चिंतित सुर में बोले। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उससे बात कर ली थी, वो ठीक है अब। मैं ही उसे छोड़ने जा रहा हूँ। पक्का? हाँ, ठीक है। जैसा तुझे ठीक लगे कर लो। अभी नॉर्मल ही लग रहा था। वह खुद भी गौरी के साथ जा रहा है तो उन्होंने उन दोनों पर ही बात छोड़ दी। खुद ही अपना सुलझाए वही अच्छा है। गौरी भी काफी समय से मायके भी नहीं गई तो जा आएगी। बाबूजी दुकान चले गए। रोहित भी चला गया तो गौरी जाने के लिए तैयार होने लगी। अंकुर के जाने के बाद वह बेहद सिंपल कपड़े और हल्के रंग ही पहनने के लिए चुनती है। पर सुबह से हाथों में खनकती चूड़ियों की खनखन मन में उल्लास कर रही है। तो आज कुछ अच्छा पहनने का मन हो रहा था। अलमारी को वो बॉक्स खोला जिसमें कई रंग बिरंगी और सुंदर साड़ियां रखी हुई थी, जिनको वह ना के बराबर पहनती है या उसने पहनना ही बंद कर रखा था। उनको खंगालने लगी। नजर पिंक कलर के बेस की साड़ी जिस पर मल्टी कलर जिग जैग पैटर्न में डिजाइन बनी बेहद खूबसूरत साड़ी पर अटक गई। वो उठाकर बाहर रख दी। उसके साथ गहरे पिंक कलर का ब्लाउज था। याद आया उसने यह साड़ी बड़े चाव से ली थी। साथ में स्टाइलिश डिजाइन वाला ब्लाउज भी सिलवाया था, पर पहन ही नहीं पाई। आज पहनने का मन हुआ तो निकाल कर बाहर रख दी। मैचिंग की चूड़ियां थी, वो भी बाहर रख दी। थोड़ी देर बाद वह रेडी थी।
शीशे में देखा, कुछ कमी थी। एक बार फिर से खुद को गौर से देखा, सब कुछ तो ठीक था, पर चेहरा कुछ फीका, गला खाली लग रहा था। साड़ी की मैचिंग की छोटी सी बिंदी लगा दी और होठों पर लाइट पिंक कलर का लिप शेड भी लगा दिया। चेहरा तो चमक गया, पर गला अभी भी खाली था। उसे इग्नोर किया। अब वह 1-2 दिन रहने के लिए कपड़े और जरूरी सामान एक बैग में पैक करती है। बहुत समय बाद जा रही है, तो 1-2 दिन रुक कर आएगी। सब कुछ तैयार कर जाने के इरादे से कमरे से बाहर आ गई। अभी भी आज फॉर्मल पहनकर रेडी हो गया, जो कि वह बहुत कम पहनता है। वह तो अक्सर अपने स्पोर्ट्स वाले लोअर टी-शर्ट या कुर्ता पजामा में ही कहीं भी चल पड़ता, पर आज फॉर्मल पहनकर प्रॉपर वे में तैयार होकर हल्का परफ्यूम छिड़कता है, शर्ट की बाजू ऊपर फोल्ड करता, कमरे से बाहर आया तो गौरी को देख ठिठक गया। नजर गौरी पर अटक कर रह गई। वह उसे गौर से देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने बहुत सुंदर साड़ी तो पहनी ही थी कि मैचिंग की चूड़ियां पहनी हुई थी। नजर चेहरे पर जम गई, माथे पर बिंदी भी लगाई हुई थी। नजर थोड़ी सी फिसली, आंखों पर अटक गई, जो उसे खुद को देखता पलके झुका लेती है। उसकी छोटी सी नाक जो गुस्से से लाल हुई रहती है। नजर उससे थोड़ा नीचे उतर आई, होठों पर अटक गई, जिन पर उसने आज लिप शेड भी लगाया हुआ है। अभी को खुद को इस तरह देखते देखा तो वह असहज हो गई, तो धरती घूरने लगी। उसे पहले ही यह सब करने में ऑड लग रहा था। अभी के उसे ऐसे देखने से वह अधिक असहज हो गई है, पर अभी उसे देखने में खो गया। होठों से नजर नीचे खिसकी, गले पर अटक गई, पर गले में कुछ कमी है, शायद खाली है, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है। नजर और नीचे खिसकी, गहरा पिंक कलर का ब्लाउज और उस मल्टी कलर साड़ी में वह बहुत प्यारी लग रही थी। वह उसे यूं ही निहारता रहा तो लेट हो सकता है, पर नजर वापस गले पर अटक गई। पीछे मुड़ा और वापस कमरे में चला गया। ड्रॉर से वो पेंडेंट उठा लाया, जो वह कोरिया से लाया था। गौरी ने उसे अपने पास आते देखा, तो वह और अधिक असहज हो गई। वह उसकी नाराजगी, गुस्सा सब सहन कर सकती है, पर जब वह उसे ऐसे देखता है, तो वह असहज हो जाती है। वह चलता हुआ आया और पीछे खड़ा हो गया। गौरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहा है। वह उसके लंबे बालों की गुत्थ को कंधे से आगे करता है। गौरी को समझ नहीं आया कि वह ऐसे क्यों कर रहा है। वह बाहर जाने को हुई तो वह उसके दोनों कंधे पकड़ लेता है और उसे जाने से रोकता है, तो वह रुक गई। अब वह पेंडेंट की चैन को दोनों हाथों में लेकर उसके गले में पहना देता है। गौरी ने हाथों में लेकर देखा, ये वही पेंडेंट है। वह उसे अपनी तरफ घुमा देता है। गौरी नजर उठाकर उसे देखती है। खाली गला अच्छा नहीं लग रहा। वह धीमे स्वर में बोला। उसे नहीं पता कि उसे अच्छा लग रहा है या नहीं, पर वह इनकार भी नहीं करती, ना उसे उतारती है, पहने रखती है। रोहित भी स्कूल से आज जल्दी आ गया। उसे घर की जिम्मेदारी समझाकर दोनों घर से बाहर निकल आए। अभी उसका बैग गाड़ी की डिग्गी में रखता है और उसके लिए दरवाजा खोलता है, तो वह ड्राइविंग सीट की साथ वाली सीट पर पूरे हक से बैठ गई। कल प्रीति बैठी थी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, जैसे ये उसकी जगह है जिस पर प्रीति हक जमाना चाह रही है। पर आज वह संतुष्ट है। अब अभी भी अंदर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करता है। दोनों चुप है, पर अभी ड्राइविंग करते हुए खुद को उससे देखने से रोक नहीं पा रहा था। नजरें बार बार उसके खूबसूरत चेहरे पर टिक जाती। वैसे तो वह संगीत नहीं सुनता, अखाड़े की ओर से उनके लिए नशा, स्त्री और संगीत प्रतिबंधित है, जिसका वह सख्ती से पालन करता है। पर जाने क्या सूझा कि म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। मीठा सा गाना बजने लगा। दोनों खामोश थे। बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग चालू था। चुपके से सुन इस दिल की धुन। सॉन्ग सुनकर गौरी असहज होने लगी। वह हाथ बढ़ाकर म्यूजिक सिस्टम को बंद करने को होती है कि अभी उसका हाथ पकड़ रोक लेता है। उसे अभी से ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। वजह जानने उसकी तरफ देखने लगी। वह गर्दन हिला बंद करने से इनकार करता है। गौरी ने उसकी आंखों में देखा तो प्यार था, जिसे वह साफ महसूस कर पा रही थी। अब वह सीधी होकर बैठ गई और अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर वह नहीं छोड़ता। वह उसके हाथ को अपने हाथ से हल्के से सहलाने लगा। और सामने देख,
एक हाथ से ड्राइविंग करने लगा। उसके ऐसा करने से गौरी को पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। अचानक अवि ने उसके हाथ पर पकड़ मजबूत की और उसको हल्का मसलना शुरू किया। इस एकांत के क्षणों में उसके दिल के अरमानों को पंख लग रहे थे। उसके चेहरे और आंखों का रंग भी बदलने लगा। गौरी ने उसके चेहरे की तरफ देखा, पर वह उसे नहीं देख रहा था, सामने देख रहा था। गौरी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, थोड़ी झुंझुलाने भी लगी कि वह बार-बार उसका हाथ क्यों पकड़ लेता है, पर उसे नहीं पता। यह तो अभी ही जानता है कि उसे उसके हाथों को हाथ में लेने में कितनी आनंद की अनुभूति होती है। वह गौरी से अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, पर वह उसको नाराज भी नहीं करना चाहता, इसलिए डर भी रहा है। बड़ी मुश्किल से तो थोड़ी शांत हुई है, पर आज उसका हौसला थोड़ा बड़ा हुआ है। आज वह अन्य दिन से अलग लग रही है। उसने हल्का सा श्रृंगार भी किया हुआ है, तो उसका साहस भी बढ़ रहा था। गौरी ने उसके इरादे भाप लिए तो हाथ छुड़ाने लगी, पर वह नहीं छोड़ता तो जबरदस्ती छुड़ाने लगी। अभी ने उसके चेहरे की तरफ देखा। आज गुस्से के बजाय वह पहली बार उसके गालों पर हया की लाली देख रहा था। उसका पूरा का पूरा ध्यान गाड़ी चलाने के बजाय गौरी के चेहरे पर आ गया। तभी एक जोर का ब्रेक लगा। दोनों अपनी जगह पर उछल गए। गौरी तो उछलकर उसके ऊपर आकर गिरी। वह बहुत डर गई थी, तो शहम के उस पर चिपक गई थी। सामने देखा, भेड़ों का झुंड सड़क पर कब्जा जमाए हुए है। गौरी को देखने के चक्कर में पहले ध्यान नहीं दिया। शुक्र रहा बड़ा हादसा नहीं हुआ, पर गौरी अभी भी दोनों हाथों से उसे पकड़े हुए थी। उसने खुद को संयत किया और बाहों का घेरा उसके इर्द गिर्द बांध दिया, ताकि वह शांत हो सके। गौरी ने डर के मारे आंखें टाइटली बंद कर रखी थी। वह भी बंद कर देता है। उसके लिए इससे अधिक सुखद अनुभूति वाला और क्या होती। तुम ठीक हो? थोड़ी देर बाद वह उसकी पीठ पर हाथ से सहलाता बोला, तो गौरी ने आंखें खोल दी। अवि के जिस्म से आती महक और कपड़ों से आती परफ्यूम की खुशबू मिक्स होकर उसके अंदर तक जा रही थी। वह उसे पराया तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी मजबूत बाहें, जिनका घेरा उसके इर्द-गिर्द जमाया था, उसमें खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रही थी। वह कसमसाई तो उसने अपने हाथ हटा लिए, तो वह सीधी बैठकर उसकी तरफ देखने लगी। उसने इशारे से पूछा कि क्या हुआ, तो अवि ने नजरें सामने टिका दी। गौरी ने सामने देखा तो भेड़ों का झुंड था, जो सड़क से हट नहीं रहा था। अवि ने जोर-जोर से हॉर्न बजाया, पर वे तनिक भी इधर-उधर न हुई, तो हारकर दोनों गाड़ी से नीचे उतर आए। इधर-उधर नजर दौड़ाई, पर गड़ैया कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, तो अभी बड़बड़ाता उन्हें वहां से हाँककर हटाने की कोशिश करने लगा, पर वे तितर-बितर होकर वापस सड़क पर जम जाते। कोई उपाय न देख वह गाड़ी में बैठ गया और फिर से हॉर्न बजाया, पर उन पर कोई असर नहीं हुआ, तो उसे गुस्सा आ गया। बाहर आया और किनारे से डंडा उठाकर उन्हें जबरदस्ती वहां से हटाने लगा, तो एक बड़ी-बड़ी सींगों वाला सफेद रंग का बड़ा सा भेड़ा उसके ऐसे करने से चिढ़ गया। अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो उसने जोर का वार अवि की कमर पर कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले के लिए अवि तैयार नहीं था, तो खुद को संभाल नहीं पाया और वह पेट के बल जोर से जमीन पर गिर गया। यह देखकर गौरी को हंसी आ गई। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी, तो उसके इस तरह हंसने से अवि को गुस्सा आ गया। उसने घूरकर उसकी तरफ देखा, पर वह बस हंसे जा रही थी। वह उठा और दोनों हाथों से भेड़े की दोनों सींग पकड़कर उसे धक्का देने लगा, तो वह और ज्यादा गुस्सा गया और अवि पर वार करने लगा। अवि उससे पीछा छुड़ाने भागने लगा, तो वह भी उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगा। आगे-आगे अवि, पीछे-पीछे भेड़ा। उसने उसके ऊपर 1-2 वार भी किए। अवि को दौड़ता देखकर गौरी की हंसी नहीं रुक रही थी। अवि गाड़ी के चारों तरफ दौड़ने लगा और भेड़ा उसके पीछे-पीछे। आखिर वह परेशान हो गया और उस भेड़े पर गुस्सा भी आ गया। आखिर वह रुक गया, भेड़े को नजदीक आने दिया। जैसे ही वह उस पर वार करने को हुआ, उसने पूरे जोर का पैर का प्रहार उसके सींगों के बीच माथे पर कर दिया, तो वह छिटक कर दूर जा गिरा। थोड़ी देर यूं ही पड़ा रहा। अभी देखने की मल तो नहीं गया, उसके पास गया, तो वह मिमियाता उठ गया और धीरे-धीरे दूर चला गया। उसके हटने के बाद उसने बाकी सबको वहां से हटाया। वापस आया तो देखा गौरी नजर नहीं आ रही थी। देखा
तो वह थोड़ी दूरी पर एक सफेद रंग के मेमने को गोद में लिए प्यार से पुचकार रही थी। वह उसके पास जाकर खड़ा हो गया। गौरी उसे आया देखा तो उसे फिर से हंसी आ गई। उसके यूं हंसने से अभी को उस पर गुस्सा आने लगा। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? वह तीखे स्वर में आंखें चढ़ाता बोला। तो वह मेमने को नीचे उतारती है तो वह कुलांचे भरता चला गया। नहीं तो, कहकर वह फिर से हंसने लगी तो अभी चिढ़ गया। तुम मुझे देखकर ऐसे क्यों हंसती हो? उस दिन अखाड़े में भी हंस रही थी, अब भी हंस रही हो। तुम्हें कुछ नहीं आता? या तो रोने के लिए मुंह खुलता है या हंसने के लिए। उसके अलावा तो तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकलते। उसने जोर से डांटा तो गौरी हंसी रोकने की कोशिश करती है। वह मुंह पर दोनों हाथ रख देती है, पर हंसी रुकी नहीं, बल्कि वह जोर से हंसने लगी। तो अभी और ज्यादा चिढ़ गया। हंस लो जी भरकर, हंस लो। जब मन भर जाए तो आ जाना। वह तेजी से चलता आया और गाड़ी में बैठ गया। तो गौरी भी उसके पीछे पीछे वापस आ गई और गाड़ी में बैठ गई। अब वह चुपचाप बैठ गई। अभी ने आंखें घूर कर उसकी तरफ देखा, पर गौरी अब उसकी तरफ देखती ही नहीं, सामने देखने लगी। तो उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद वे गौरी के मायके पहुंच गए, जहां उन दोनों को बढ़ चढ़कर स्वागत किया गया। गौरी को देखकर माँ की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह बिल्कुल पहले जैसे खुश लग रही थी, श्रृंगार भी किए हुए थी, वही सबसे अच्छे से मिल रही थी। जब आसपास के लोगों को पता चला कि अभी आया हुआ है, वे सब उसे देखने, बात करने उनके घर पर जमा होने लगे। धीरे धीरे वहां बहुत भीड़ जमा हो गई। कोई उसके साथ फोटो खिंचा रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। एकदम से वहां चहल पहल हो गई थी, जो कि गौरी के घर वालों के लिए भी गर्व का क्षण था। रात बढ़ने लगी तो बाहर के लोग घरों को लौट गए। खाना पीना हुआ तो उन लोगों ने अभी को अलग कमरे में सोने को कह दिया, तो अभी सोने चला गया। तो गौरी अब माँ के साथ बैठ गई। तुझे खुश देख बहुत खुशी हो रही है, और दामाद जी ने तो सबका नाम रोशन कर दिया। बस तू भी उनके दिल में अपनी जगह बना देगी, तो उनके दिल और घर पर राज करेगी। माँ मध्यम सुर में उसे स्नेह से निहारती बोली। मम्मी ये क्या लेकर बैठ गई हो? गौरी खींचती बोली। क्या गलत कह रही हूँ? हमें भी अब नाना नानी बनने की खुशखबरी सुना। मम्मी ये क्या कह रही हो? उनके ये कहते ही गौरी के चेहरे पर लाश से अधिक गुस्से के भाव आ गए। क्या गलत कह रही हूँ? यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? मैं अंकुश जी की जगह। गौरी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि माँ ने टोक दिया। खबरदार गौरी, अभी भी अंकुर का नाम लेती रही तो। मम्मी क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब अभी ही तेरा पति है। अरे उस निर्मोही के लिए कब तक रोती रहेगी, जो कुछ दिन का साथ देकर चला गया। किसी के जाने से उसकी कमी तो रहती है, पर जिंदगी चलने का नाम है, वह कभी रुकती नहीं है। अब अभी के साथ घर बसा, चादर डाली है उन्होंने। तेरा ऐसा व्यवहार रहा तो मर्द जात है। वे चाहे तो दूसरी लड़की से शादी कर सकते हैं। आज की तारीख में कोई भी लड़की उनसे शादी करने को तैयार हो जाएगी। क्या तू ऐसा चाहती है कि तेरी हैसियत उस घर में दूसरी औरत की हो? मम्मी आप ज्यादा बोल रही हो। सच बोल रही हूँ। पहलवान जी ऐसा कभी नहीं करेंगे। माना नहीं करेंगे, पर इसी मुगालते में मत बैठी रहना। तेरा भी फर्ज बनता है उन्हें खुश रखने का। और जल्दी से बच्चे के बारे में सोच, ताकि हम भी तेरी चिंता से मुक्त हो, और अभी के घर वालों को अंकुर के जाने का जो दुख है, बच्चे की किलकारी से भर सके। ठीक है, मैं सो रही हूँ। माँ की बातें उसके सिर के से ऊपर गुजरने लगी तो टालने के लिए बोली। जा सो जा, दामाद जी तेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं यही सोऊंगी। जा, माँ ने डांटा तो बेमन से वह उसी कमरे में आ गई जहां अभी था। गौरी को देखकर अभी भी आश्चर्य में था। उसे तो यही लगा गौरी नहीं आएगी। वहां तो घर पर ही नहीं आती तो यहाँ कैसे? शायद इसके घर वालों ने जबरदस्ती की होगी। गौरी ने दरवाजा बंद किया और चलती बेड में आ गई। अभी दोपहर वाली बात से उससे अब भी नाराज था, तो एक साइड होकर लेट गया। पर भेड़ के सींगों के वार से उसकी कमर में दर्द हो रहा था। लेट गया, पर दर्द महसूस हो रहा था। सुनो, थोड़ी देर बाद उसने पुकारा, तो गौरी उसकी तरफ देखने लगी। दर्द निवारक दवाई या मलहम कुछ मिलेगा क्या? कमर में दर्द हो रहा है। उसके ऐसा कहने से अब गौरी को एहसास हुआ कि अभी क्यों नाराज हुआ। उसे चोट लगी है और उसने पूछा भी नहीं। वह कमरे से बाहर गई
और दर्द निवारक मरहम ले आई, तो उसने अपनी शर्ट उतार दी और पेट के बल औंधे मुंह लेट गया। गौरी ने देखा, उसे वाकई में काफी चोट आई थी। पीठ का निचला हिस्सा चोट के कारण नीला हो गया था। अभी उसे मलहम लेकर खुद ही लगाने की कोशिश कर रहा था, पर अच्छे से लग नहीं रहा था। तो गौरी मलहम ले लेती है और उसमें से अपने हाथ में लेकर लगाने को हुई, पर उसे बहुत झिझक हो रही थी। पर जब तक दवाई अच्छे से नहीं लगेगी, उसको दर्द से आराम नहीं आएगा। वह हाथ उसकी कमर पर रखती है, तो उसके हाथ का स्पर्श पाकर अभी आश्चर्य से पीछे पलट गया और उसे देखने लगा। मैं लगा देती हूँ, वह धीरे से बोली। तुम लगाओगी? हाँ। उसने गर्दन हिलाई, तो वह फिर से लेट गया। वह चोट वाली जगह पर हल्के हाथों से मलहम लगाने लगी। उसके नाजुक हाथों का स्पर्श पाकर अभी तो भूल भी गया कि उसे दर्द हो रहा है। उसका रोम रोम रोमांचित था। थोड़ी देर बाद गौरी ने हाथ हटा लिया, पर अभी को यह सब अच्छा लग रहा था। यहाँ पर दर्द भी हो रहा है। उसने कांधे के पास हाथ रखा, पर गौरी को वहां पर कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। पर जब वह कह रहा था, तो गौरी ने मलहम हाथ में लिया और हल्के हाथों से मालिश करने लगी। थोड़ी देर बाद वह हाथ हटा देती है, मलहम का ढक्कन बंद कर ड्रॉर में रखाई। अभी अभी भी वैसे ही लेटा हुआ था। उसे उसका जाना अच्छा तो नहीं लगा। उसके कोमल हाथों की छुअन वह अपने अंदर तक महसूस कर पा रहा था। उसे अब दर्द से काफी आराम महसूस हो रहा था। गौरी भी लेटने को हुई, तकिया लगाकर लेट गई। अभी भी वापस कमर के बल लेट गया। गौरी की नजर उसके खुले सीने पर पड़ी, तो अजीब सी झुरझुरी छूट गई। वह बिना सल्ट के उसके सामने ऐसे सोएगा क्या? गौरी को अजीब सा लग रहा था। ऐसे तो उसे नींद भी नहीं आएगी। और रात में वह उसकी तरफ चली गई, तो वह उठी और उसकी टी शर्ट उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। क्या करूं इसका? अभी ने पूछा। पहन लीजिए, अभी तो मलहम लगाया है, पहन लीजिए। वह फिर से बोली। नहीं, अभी ने इनकार किया, पर गौरी उसकी तरफ शर्ट बढ़ाए रही, तो वह शर्ट के साथ उसका हाथ भी पकड़ लेता है। गौरी का दिल जोरों से धड़कने लगा। छोड़ दीजिए, वह बोली, पर वह नहीं छोड़ता। पूरी ताकत से अपनी तरफ खींच लेता है। गौरी को दूर से ही पसीने छूट रहे थे। अब तो उसके मजबूत सीने के ऊपर थी। पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। उसने उठना चाहा, तो वह उसकी कमर पर दोनों हाथों से मजबूत पकड़ बनाकर उसे भींच लेता है। छोड़िए, गौरी खुद को छुड़ाने लगी। बहुत हंसी आ रही थी तुम्हें मुझ पर। अब हंसो। वो अभी भी उस बात पर नाराज था। हंसो। सॉरी। वह रुआसी हो गई। कोई मुझ पर हंसे, मुझे अच्छा नहीं लगता। गौरी को पता नहीं था कि उसके उस पर हंसने से अभी इस कदर नाराज हो जाएगा। वह रुआसी हो, सॉरी बोल रही थी। माफी ऐसे नहीं मिलेगी, कहकर वह हाथ उसकी पीठ पर सलाता, धीरे से सरकाता गर्दन तक ले आया, तो गौरी ने घबराहट में थूक खलक के अंदर गटका। उसे उसके हाथों की सरसराहट अपने गर्दन और कानों के पास से होते चेहरे पर होने लगी। ऐसा करते अवि के चेहरे के भाव और आंखों का रंग बदलते देख गौरी अच्छे से महसूस कर पा रही थी। वह उसकी गर्म होती सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। वह अपने हाथ से उसके चेहरे को, गालों को सहलाकर महसूस करने की कोशिश करने लगा। उसके लिए यह नितांत निरा अनुभव है। अब तक वह उसे दूर से देख रहा था, पर अब वह उसे छूकर महसूस करना चाह रहा था। वह मक्खन से मुलायम है। उसके अंगों की छुअन वह खुद में महसूस कर पा रहा था, जिस कारण रोमांचित है। उसके इतने करीब होने से वह खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। तो अब उसकी नजर उसके होठों पर टिकी थी। वह धीरे धीरे उंगली उसके होठों पर फिराने लगा। गौरी ने एतराज जताने गर्दन हिला इनकार किया, तो वह अंगूठे और उंगली के बीच उसका निचला होठ भींच लेता है। ये क्या कर रहे हैं? वह उसका हाथ परे हटाती बोली, तो अब वह उसे नीचे बिस्तर पर पलट देता है। गौरी उसके ऐसे व्यवहार से हैरान हक्की बक्की थी। वह दोनों हाथों से उसकी दोनों बाजू पकड़कर उसके ऊपर आकर चेहरे की तरफ झुकने लगा। गौरी बहुत घबरा गई, तो मुश्किल से आवाज होठों से निकली। पहलवान जी, क्या क्या कर क्या रहे हैं? आपने तो कहा था कि मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। उसके ये कहते ही वह संभला।
उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। क्यों नहीं होगा? बोलो, वह पूछता है। तो गौरी बेबसी से उसे देखने लगी। चादर डालकर रस्म निभाई है। तुम अब मेरी हो। तुम पर मेरा अधिकार है। मैं जो मर्जी करूं, तुम मुझे रोक नहीं सकती। हम दोनों पति पत्नी हैं, तो ये सब कर सकते हैं। पर अभी, अभी नहीं। गौरी हकला गई। फिर कब? बोलकर वह धीरे धीरे झुका। उसकी सांसों को अपने चेहरे पर वह महसूस कर पा रही थी। उसने हाथों का जोर लगा उसे हटाना चाहा, पर उसके जैसे नाजुक के लिए उसे हटाना नामुमकिन था। पहलवानी शरीर को अभी लिए उसको काबू करना कौन सा बड़ी बात थी। तो गौरी का विरोध शांत हो गया। वह धीरे धीरे उसके होठों पर झुका, तो वह आंखें बंद कर लेती है। लगता है आज अभी को रोकना असंभव है। वह भी शायद उस पर जाती कर रही है। सच ही तो है। वह अब अभी की है। उस पर उसका अधिकार है। यह सच वह झुठला नहीं सकती। पर ये उसे थोड़ा और समय दे देते तो शायद अच्छा होता। वह धीरे धीरे उनको अपना मानने लगी थी। उनकी ओर झुक रही थी। पर शायद अब पहलवान जी का पुरुष मन विद्रोह पर है, तो उसने भी हार मान ली। उसकी किस्मत में यही है। मजबूरी में ही सही, उसने हथियार डाल दिए। वह समर्पण की अवस्था में थी और उसके अगले कदम का इंतजार अपने होठों पर कर रही थी। पर काफी देर हो गई, अभी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो उसने आंख खोल दी। देखा, वह बेड में चित लेटा छत को घूर रहा था। वह आश्चर्य में उठ बैठी। उसकी तरफ सवालिया नजर से देखने लगी। क्या देख रही हो? उसने पूछा। तो उसने ना में बस गर्दन हिलाई। तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में जबरदस्ती अपना अधिकार मांगूंगा? उसके पूछने पर भी वह चुप थी। अच्छा नहीं लगा ना, मेरा तुम पर जबरदस्ती अधिकार जताना? वह उसकी तरफ देखकर पूछता है। नहीं। उसने ना में गर्दन हिलाई। मुझे भी ऐसे ही महसूस हो रहा था जब तुम मेरे मना करने के बावजूद मुझ पर हंस रही थी। आइंदा कभी ऐसा मत करना। वह गुस्से भरी आवाज में बोला। सॉरी। हाँ ठीक है, हो गया हिसाब बराबर। ये रहा बॉर्डर। वह बीच में तकिया रखता बोला। ये हम दोनों के बीच में बॉर्डर है। तुम तकिए के इस तरफ नहीं आ सकती। गौरी उसका मुंह ताक रही थी। सोते हुए पिछली बार की तरह मेरी तरफ मत आ जाना। खुद मुझ पर चिपकती हो, फिर मैं बहकता हूँ, तो फिर मुझ पर इल्जाम भी लगाती हो और नाराज भी हो जाती हो। कहकर वह चेहरा दूसरी तरफ करके लेट गया। गौरी अभी भी हक्की बक्की बैठी उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था थोड़ी देर पहले हुआ क्या था। उसे अभी भी उसकी मजबूत पकड़ अपनी दोनों बाजुओं पर और छुअन अपने जिस्म में महसूस हो रही थी। एक झुरझुरी पूरे शरीर में दौड़ गई। अभी लेट गया था तो वह भी लेट गई। आंखें बंद कर ली, पर होठों पर अभी अभी की उंगलियों की सरसराहट महसूस हो रही थी। तो आंखें खोल दी। थोड़ी देर यूं ही छत को ताकते रहे। धीरे धीरे नींद आंखों में सवार होने लगी। तो आंखों में सपना दस्तक देने लगा, जो अक्सर ही उसे आता है, जैसे वह किसी अन्य दुनिया में पहुंच जाया करती है, जहां उसे दुख तकलीफ कुछ भी महसूस नहीं होता। वह खुश होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी के बाद अंकुर के प्यार करने के बाद थी। दूर खड़ा अंकुर उसका आने का इंतजार किया करता है। वह हमेशा उसकी तरफ पीठ किए हुए रहता है। अंकुर जी, वह उसे पुकारती उस तरफ दौड़ जाया करती है और उसे कमर से हक कर लिया करती है। अंकुर जी, आप आ जाए। मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? वह उससे ढेर सारी शिकायतें किया करती है, पर जब भी वह उसकी तरफ पलटने को होता है, उसकी नींद खुल जाती है। आज भी नींद खुल गई। नींद खुल गई तो उठ बैठी। नजर अभी की तरफ दौड़ाई, जो आराम से सो रहा था। शरीर पसीना पसीना हो रहा था। साड़ी के पल्ले से पसीना पोंछा, टेबल से पानी का जग उठाया, गिलास में डाला, पानी पिया और वापस लेटने को हुई तो लगा अभी को बिना तकिए के सोने में परेशानी हो रही होगी। तकिए दो ही थे। एक अभी ने जो खुद लिया हुआ था, वो बीच में लगा दिया। वह बीच में रखा तकिया उठाती है और उसकी गर्दन हल्के से उठाकर उसकी गर्दन के नीचे तकिया रख देती है और अब खुद भी लेट गई। रात में अभी को फिर से अजीब सा महसूस हो रहा था कि कोमल हाथों ने उसे जकड़ा हुआ है। देखा तो गौरी फिर से उसको जकड़े सो रही थी। जब वह ऐसे सोती है तो उसे अच्छी तो लगती है, पर आज उसे उस पर गुस्सा आ रहा था कि तकिया रखने के बावजूद भी वह उससे चिपक कर सो रही है। वैसे तो पास नहीं आने देती,
तो सोए में क्यों आ जाती है? अब वह झुंझला गया। हे भगवान! तूने मुझे किस मुसीबत में फंसाया है? मुझसे किस बात का बदला ले रहा है? ऐसे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। शायद मेरे आराध्य हनुमान जी मुझसे रुष्ट हो गए हैं कि उनका भक्त होकर मैं स्त्री के बारे में सोचने लगा। पर ये बुरी नहीं है, प्यारी है, इसलिए मैं इसकी तरफ आकर्षित होता हूँ। पर मैं पहले ही अच्छा था, अब तो मैं कहीं का भी नहीं रहा। ये ऐसे करके मुझे तरसाती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, और जब मैं पास आना चाहता हूँ, तो पास भी नहीं आने देती और दूर भी नहीं जाने देती। वह उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, तो वह उसे और कसकर पकड़ लेती है। तो वह गुस्से में हाथ उठाता है, पर फिर नीचे कर लेता है और आंखें बंद कर लेता है। अब मैं इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। वह दोनों हाथ फैलाए फिर से लेट गया, पर अब वह खुद पर काबू रखता है ताकि गौरी फिर से नाराज न हो जाए। अब वह ऐसे ही सोने की कोशिश करने लग गया। सुबह वह जल्दी उठ गया, पर गौरी अभी भी ऐसे ही सो रही थी। एक तो वह बिना टी शर्ट के लेटा हुआ है, ऊपर से गौरी ने उसे ऐसे पकड़ा हुआ है। वह बहुत परेशान है, पर वह उसे नहीं छोड़ता कि आज वह खुद भी देख ले कि वह खुद ही उसके पास आती है। थोड़ी देर बाद गौरी की भी आँख खुल गई। कुछ अलग-सा महसूस हो रहा था। देखा, वह अभी से चिपकी हुई है और अभी ने अपने दोनों हाथ सीधे किए हुए लेटा है। जैसे ही उसे आभास हुआ, वह तुरंत पीछे हट गई। देखा, तो अभी आँखें छोटी किए हुए उसे देख रहा था, मानो उसकी गलती का एहसास करा रहा हो। उसे बहुत संकोच हो रहा था। उसकी तरफ देखा, तो तुरंत ही पलकें झुका ली। नहीं, नहीं, सामने देखो, मुझे देखो, अब क्यों ये नज़रें झुका ली? अब पता चला कि तुम खुद आती हो, और उस दिन भी तुम खुद आई थी और फिर मुझ पर गुस्सा कर रही थी। और ये बताओ, ये तकिया क्यों हटाया बीच में से? वह बोलता रहा, पर गौरी चुप थी। बताओ, जो बॉर्डर बना रखा था, वह क्यों पार किया? कौन सा? कौन सा? अरे वो तकिया क्यों हटाया तुमने? वह चुप रही, उठकर बैठ गई और गर्दन झुका ली। अब ऐसे क्या गूंगी बनकर क्या बैठ गई हो? बोलती क्यों नहीं हो? जो तुमने रात भर मुझे टॉर्चर किया, उसके लिए माफी मांगो। टॉर्चर? गौरी उसे देखने लगी। हाँ, टॉर्चर। तुम मुझे टॉर्चर ही करती हो, अत्याचार करती हो, खुद ही मुझसे चिपकती हो और खुद। आइंदा अगर मुझ पर ऐसे चिपकी तो मैं या तो मैं तुम्हें बेड से धक्का देकर नीचे गिरा दूंगा, या फिर या फिर या फिर जो मेरा मन करेगा वही करूंगा। उसके ये कहते हैं, गौरी ने उसकी तरफ देखा, तो वह और चिढ़ गया। अब ये मासूम शक्लें बनाकर बड़ी बड़ी आंखों से मुझे यूं टुकुर टुकुर मत देखा करो। मैं भी इंसान हूँ, कितना अत्याचार करोगी मुझ पर? पहलवान हूँ तो क्या मेरी भावना नहीं, जिन्हें तुम मैं क्या जिन्हें तुम समझती नहीं हो? आइंदा अगर तुम मुझ पर ऐसे चिपक कर टॉर्चर करोगी, तो मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा। वह झुंझलाता बेड से उठ गया और बाहर निकलकर वॉशरूम चला गया। पर गौरी ऐसे ही बैठी रही। उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। एक गहरी सांस ली और बेड से उतर गई। बेडशीट ठीक की और बाहर आ गई। गौरी को लगा कि अब अभी वापस जा रहा होगा। वह कमरे में आया, तो वह भी उसके पीछे कमरे में आ गई। देखा, तो वह जाने की तैयारी कर रहा था। वापिस खुद आ जाओगी कि मैं ही लेने आऊं? उसने उसकी तरफ देखा, पर वह चुप थी। तो उसने फिर दोहराया, आ जाओगी खुद या मैं आऊं लेने? उसने हाँ में गर्दन हिलाई। क्या कह रही हो? उसका गौरी को यहाँ छोड़ने का मन तो नहीं हो रहा था। जाने का नाम पर दिल डूब सा रहा है। बेशक ढंग से बात न करे, पर उसके आसपास होने से वह खुद को फ्रेश और तरोताजा महसूस करता है। पर जब गौरी आई है तो रहेगी भी, तो बेमन से जाने की तैयारी कर रहा था। तभी गौरी की माँ भी कमरे में आ गई। अभी बेटा, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा। वापस जा रहा हूँ। आज यही रुक जाओ। नहीं, पापा अकेले परेशान हो जाएंगे। रोहित और अनुज का भी स्कूल रहता है। गौरी रुक जाएगी एक दो दिन। आज रुक जाओ। मैंने मन्नत मांगी थी कि तुम कामयाब हो जाओ और गौरी पहले जैसे हंसने बोलने लग जाएगी, तो गांव के मंदिर में माथा टिकाने लाऊंगी। वहां तुम दोनों की सुख समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना के लिए एक अनुष्ठान रखा हुआ है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों उसमें शामिल हो, पर उसके लिए गौरी है यहाँ। ये शामिल हो जाएगी। हाँ बेटा, पर तुम्हारा होना भी जरूरी है। आज रुक जाओ, कल दोनों ही साथ चले जाना। वे प्यार से बोली। पर यहाँ तो
यहाँ रुकने आई है। ये कैसे जा सकती है मेरे साथ वापस? ये यहाँ रहेगी और तुम वहाँ अकेले? ऐसे क्या अच्छा लगेगा? तुम भी तो कुछ समय के लिए ही यहाँ हो। मायके का क्या है? आ जाएगी बाद में, कभी भी। तुम दोनों खुश रहो। इसी के लिए अनुष्ठान भी रखा है। उन्होंने जिद की तो अभी तैयार हो गया। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। वह बोला, वैसे भी वह बेमन से ही जा रहा है था। अच्छा है, गौरी भी कल ही वापस चली जाएगी उसके साथ। गौरी की माँ बाहर चली गई, तो अब वह गौरी की तरफ ये जानने देखने लगा कि कल वापस जाने के नाम पर क्या प्रतिक्रिया करेगी। पर वह सहज थी, क्योंकि अनुष्ठान रखा गया था, तो सबको उपवास ही रखना था। अब वे लोग मंदिर जाने की तैयारी करने लगे। माँ ने जिद की तो गौरी ने लाल रंग की साड़ी भी पहन ली। पूरा श्रृंगार भी किया हुआ था। मांग में सिंदूर और गले का मंगलसूत्र नहीं पहनती। बिंदी लगाकर कलरफुल साड़ी के साथ हल्की लिपस्टिक लगाने लगी है, जो वह पहले बिल्कुल नहीं करती थी। शीशे के सामने खड़ी वह खुद को फाइनल टच देती देख देख रही थी। अभी की नजर ना चाहते हुए भी उस पर चिपक गई थी कि एक बार वह नजर उठा उसे भी देख ले। पर गौरी उसे पूरी तरह इग्नोर किए हुए थी, तो अभी मन में बड़बड़ा रहा था। ना जाने कौन सा चुंबक ले रही है कि मुझे अपने पीछे लट्टू बना रखा है, और खुद एक बार देखती तक नहीं। खुद को उसके द्वारा अनदेखा किए जाने पर अभी दिल की भड़ास निकालता बड़बड़ाया, क्योंकि वह तैयार हुई और बगैर एक बार भी उसकी तरफ देखे बाहर चली गई। तो अभी भी बाहर आ गया। परिवार के सभी सदस्यों के साथ वे लोग उस मंदिर में पहुंच गए, जहाँ विशेष अनुष्ठान होने वाला है। श्री लक्ष्मी नारायण जी का यह एक प्राचीन मंदिर था, जो गांव से थोड़ा हटकर बना हुआ था। गांव और आसपास के इलाके में लोगों की श्रद्धा व विश्वास का केंद्र यह मंदिर, जिसकी काफी मान्यता है। वैसे तो हर जाति वर्ग उम्र के लोग लक्ष्मी नारायण के दर्शन की इच्छा लिए यहाँ आते हैं, पर अधिकांशतः नवविवाहित जोड़े विवाह उपरांत अपने सुखी जीवन की कामना के लिए माथा टेकने और आशीर्वाद लेने आते हैं। अभी और गौरी का विधिवत रीति रिवाज से विवाह संपन्न नहीं हुआ है, जिसको लेकर गौरी के माता पिता के मन में गौरी के भविष्य के लिए छोटी सी दुविधा भी है। यहाँ आकर वे उसे भी दूर करना चाहते हैं। उनके पहुंचने से पहले से ही मंदिर में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी थी। जब तक वे आए, मंदिर प्रांगण में पुजारी जी के साथ पंडित जी बैठे अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे, जिसमें उन सबको शामिल होना था। अनुष्ठान में शामिल होने से पूर्व उन्हें कुछ विधान और तैयारी भी करनी पड़ेगी। जजमान, आप दोनों मंदिर के तालाब से डुबकी लगाकर स्नान करके पवित्र होकर आवे, तब आगे की तैयारी शुरू होगी। पंडित जी, आप भी साथ में जाइए। पुजारी जी ने पंडित जी से कहा, तो वे तीनों मंदिर की सीढ़ियां उतरते नीचे आए और सामने बने तालाब के सामने आ गए। दोनों एक साथ तालाब में उतरे और हाथ पकड़े एक साथ डुबकी लेवे। पंडित जी ने दोनों को निर्देश दिया। क्या? अवि ने सुना तो चौंक गया, पर पंडित जी ने उसे यही प्रक्रिया अपनाने को कहा। अवि शंकित तो हुआ, पूछता है, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। मेरे तो कपड़े भी गीले हो जाएंगे, और कपड़े भी नहीं लाया। चिंता ना करे, यह सब इंतजाम है। पंडित जी ने उसे आश्वस्त किया। उसने गौरी की तरफ देखा कि क्या वाकई में यह सब होता है, पर गौरी ने भी इस पर अनभिज्ञता जताई। तो दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते तालाब में उतर गए। दोनों हाथ पकड़ ले और चाहे तो हे एक हाथ से नासिका बंद कर सकते हैं। पंडित जी के कहने पर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और पानी में डुबकी लगाई। यही प्रक्रिया 4 बार और दोहराए। उनके कहे अनुसार उन्होंने 4 बार और यही प्रक्रिया दोहराई, और अब दोनों हाथ थामे ऊपर मंदिर परिसर में आ गए। अभी को पुजारी जी ने सफेद रंग की धोती थमाई कि वह इसे बांध ले। गौरी के लिए माँ साड़ी घर से लाई थी, जो वह बदल कर आ गई। अभी भी धोती बांध कर आया, तो पंडित जी ने उसे अपने सामने बिठाकर पूरी विधि विधान के साथ जनेऊ धारण करवाया। उनकी विवाह की कुछ रस्में अधूरी थी, जिन्हें पूरा करके ही वे अनुष्ठान में शामिल हो सकते थे। पंडित जी ने निर्देश दिया, दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाए। यह सुनकर गौरी के मन में हुक से उठी। वही सब रस्में दोहराई जा रही है जो उसने अंकुर के साथ की थी, पर उसने तो ऐसा पहले इस मंदिर में होते नहीं देखा था। इन सब रस्मों के बाद तो वह अभी की पूरी बेहदा हो जाएगी।
तो ऐतराज जताने लगी। मम्मी, मैंने तो पहले यहाँ ऐसा होता नहीं देखा। ये क्या नया कर रहे हो? उसने शंकित हो माँ से पूछा। हवन में बैठने से पहले ये रस्में निभानी जरूरी है। तू ये रस्में कर लेगी तो जो पहले कुछ रस्में अधूरी रह गई थी वो पूर्ण हो जाएंगी। इस अनुष्ठान में दोनों पति पत्नी की तरह शामिल हो सको और जो तेरे मन में थोड़ा बहुत शंका है वो भी खत्म हो जाए। माँ ने अपनी मन की शंका उसके सामने रखी, पर गौरी सहमत नहीं थी। मम्मी, क्या कह रही हो? मैं नहीं करूंगी। गौरी, तू चुप रहेगी। माँ ने डपटकर चुप कराया। हमेशा ही तो चुप रह गई, मेरी सुनी कब गई है? शिकायती लहजे में माँ को ताना भी दिया, पर उन पर कोई असर नहीं था। अभी को देखने निगाह डाली, पर वह बिल्कुल सहज था। इन्हें तो वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। गौरी के मन में खीज उठी, पर अभी तो प्रसन्न ही लग रहा था। गौरी के करीब होने के लिए एक कदम बढ़ा रहा है। अब गौरी चाहे ना चाहे उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। वो वैसे भी गौरी के प्रेम में पड़ चुका, तो उसे वो सब रस्में मनभावन लग रही हैं, जिनसे गौरी उसके और करीब हो जाएगी। अब वह चाहकर भी इस रिश्ते को नकार नहीं पाएगी। पंडित जी ने पीले रंग का कपड़ा लिया, उसे अभी के कांधे पर उड़ा दिया और लाल रंग की सितारों जड़ी चुनरी गौरी को ओढ़ने को दे दी। और अब चुन्नी और उस पीले कपड़ा दोनों को बांधकर गठबंधन कर दिया। अब दोनों इस अग्नि के फेरे लेंगे। पंडित जी के शब्दों ने उसे उठने बाध्य किया। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ दोनों फेरे लेने लगे। हर फेरे के पूरे होने पर गौरी का मन डूब जाता, जैसे उन फेरों को, उन वचनों को झुठलाया जा रहा हो जो उसने अंकुर के साथ 7 जन्म की इच्छा के लिए किए थे। वो तो इस जन्म में ही नहीं निभा पाई। शायद इसीलिए चादर डालते समय फेरे नहीं लेते होंगे। वो फेरे ना भी लेते तब भी कौन सा कुछ फर्क पड़ता। कोर्ट मैरिज में भी कौन सा कोई रस्में निभाई जाती हैं। मन में उठ रहे द्वंद से गुजरते गौरी ने वो 7 फेरे पूरे किए और 7 वचन भी पूरे हो गए। अब दोनों बैठ गए तो पंडित जी ने मंगलसूत्र अवि की तरफ बढ़ाया कि इसे गौरी के गले में पहना दो। अवि ने वह मंगलसूत्र गौरी के गले में पहनाया, हाथ की उंगली में अंगूठी भी पहनाई, जिसे देख गौरी हैरान थी कि इन लोगों ने एक ही दिन में यह सब इंतजाम कैसे कर लिया। एक बार फिर से मांग में सिंदूर भी भर दिया। अब दोनों शास्त्र सम्मत पति पत्नी थे, तो इस अनुष्ठान में शामिल हो सकते थे। सभी विधियां पूरी होने के बाद अनुष्ठान शुरू हुआ। दोनों ने एक दूसरे को फूल माला पहनाई और इस अनुष्ठान में शामिल हो गए। 3-4 घंटे लंबे चले इस अनुष्ठान और हवन पूजा आदि के बाद गौरी के माता पिता की तरफ से मंदिर में भंडारा भी दिया गया था, जिसमें गांव के सभी लोग और अपने रिश्तेदार भी शामिल हुए। सबने प्रसाद ग्रहण कर भोजन के साथ उन दोनों को सफल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया। अनुष्ठान कार्य समाप्त होने के बाद धीरे धीरे करके सभी लोग विदा हो गए, तो वे लोग भी घर आ गए। कल गौरी को वापस ससुराल जाना है। जाने कब बेटी अपने इस घर में मेहमान बन जाती है जिसमें उसने जन्म लिया, बचपन खेला और उस घर को अपना लेती है जो उसके पति का होता है। इससे अधिक त्याग कोई और क्या कर सकता है। पर जिस तरह पेड़ कितना ही बड़े फले फूले जुड़ा अपने जड़ों से रहता है, जड़ों के बिना उसका अस्तित्व नहीं, वैसे ही लड़की के लिए उसका मायका होता है। उसने यहाँ अधिक दिन रुकने की जिद तो नहीं की। उस घर से वह इस कदर जुड़ गई है कि सोचकर कि जितने दिन यहाँ रहेगी बाबूजी, रोहित और अनुज को परेशानी होगी। सास होती तो उसे उतनी चिंता न रहती, पर अब वह सबकी जगह रहकर सबके बारे में सोचने लगी है। बाबूजी, रोहित और अनुज कभी भी उसे शिकायत का मौका नहीं देते। नाराज तो वह अभी से ही थी, अब तो उससे भी नहीं है। इसलिए वापस जाने में उसे गुरेज नहीं। बहुत समय बाद आई है। एक बार अपने आसपास की जगह फिर से देखने का मन हो रहा था। हर चीज से एक लगाव है, सब चीजों से उसकी यादें जुड़ी हैं। एक बार फिर से सबको आंखों में बसाए चली जाएगी। मम्मी, मैं बगीचे की तरफ जा रही हूँ। वह मम्मी को आवाज देती बोली और घर से बाहर निकल गई। अभी ने उसकी आवाज सुनी तो वह भी उसके पीछे बाहर आ गया और उसके पीछे पीछे आने लगा। गौरी ने देखा तो रुक गई, आंखें छोटी कर उसकी तरफ देखा कि वह क्यों आ रहे हैं। मुझे भी
बगीचा देखने का शौक है। उसने सफाई में त्वरित उत्तर दिया। गौरी मुड़ गई, आगे आगे चलने लगी और अभी उसके पीछे पीछे। वह बगीचे में आई तो दूर से ही नजर किनारे पर उगे गुलाब के फूल के पौधे पर पड़ी, जो फैलकर पहले जैसा झाड़ हो गया था। उसने कितने मन से यह गुलाब का पौधा लगाया था, पड़ोसियों से कलम लाई, रोपी, प्रतिदिन पानी देकर उस पर कोपले फूटती देखी। वह सब बेहद सुखद था, और किसी खुशी से पर भारी। जिस दिन उस पर पहला फूल आया तो घंटों उसे निहारती, बार बार उसे देखने बगीचे की ओर दौड़ आती। धीरे धीरे बढ़कर पूरा झाड़ हो गया। माँ ने कई बार काटकर उसे व्यवस्थित करना चाहा, पर उसने किसी को उसे छूने भी नहीं दिया कि इसे वैसे ही बेतरतीब ही सही अपने असल रूप में बढ़ने दिया जाए। उसकी शादी के समय यहाँ पर हलवाई बैठेंगे कहकर पूरा बगीचा साफ करवा दिया गया था, और उसके विरोध को दरकिनार कर फूलों से लदा यह झाड़ भी हटवा दिया गया था। उसने तब कितना विरोध किया था कि इसको नहीं काटना, पर कोई नहीं माना था। तो वह रोने लगी। तो पापा ने कहा, रो क्यों रही हो? कुछ दिन बाद यह फिर से पनप जाएगा और फिर से फूल आने लगेंगे। तब उसने यकीन नहीं किया था, पर अब वह उसे देख आश्चर्य में है। उससे भी बड़ा झाड़ हो गया है, और लाल के साथ साथ सफेद रंग के गुलाब भी खिले हुए हैं। उसकी आंखों में हैरानी थी। वह चलती उसके पास आ गई, उसके नरम फूलों को छूकर देखने लगी। उसे इस तरह खोया देख अभी हैरान था। क्या हुआ? उसने पूछा। पहलवान जी, ये ये गुलाब का झाड़ तो काट दिया था। इसमें हैरानी की क्या बात है? गुलाब का पौधा काट दो, फिर भी वापस पनप जाता है। अभी बोला। सच में ही हैरान थी कि एक बार कट कर भी यह दोबारा पहले जैसे रूप में आकर खिल गया, बल्कि पहले से ज्यादा सुंदर रूप में है। लाल के साथ सफेद फूल भी खिले हुए। खुशी और मस्ती में झूम रहा वह झाड़ उसे सीख दे रहा था कि एक बार उजड़ने के बाद फिर से अच्छे रूप में संवरना क्या होता है। गौरी को समझ आया कि नहीं, पर अभी चलता आया और वहां लगे एक गुलाब के फूल को गौर से देखने लगा। पहलवानी के शौक के कारण प्रकृति के पास बेहद कम जाना हो, पर जब से उसकी जिंदगी में प्रेम आया है, उसका हर चीज में कोमलता और सुंदरता दिखने लगी है। हाथ बढ़ा, एक फूल तोड़ लिया। गौरी गुलाब के झाड़ को देखने में खोई थी। उसके पास आकर धीरे से बोला, सुनो। वहां पलट गई, देखा तो अभी हाथ में फूल लिए था। उसने झिझकते हुए उसकी तरफ बढ़ाया, पर गौरी पकड़ने हाथ ही नहीं बढ़ाती। तो वह चलता आया और उसके पीछे जाकर उसके कानों के पास बालों में टांग दिया। गौरी ने देखा तो हैरानी से उसकी तरफ देखा। ऐसे क्या देख रही हो? वह उसे प्यार से देखता बोला। तो उसने हाथ से छुआ। वह नरम गुलाब। क्या देख रही हो? तुम्हारे बालों में आकर यह फूल और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। कल तुम्हारे चेहरे से कम, तुम इससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। आज वह उसकी तारीफ भी कर रहा था। गौरी का संकित अधीर मन सोचने विवश हुआ कि यह साहस कहीं आज पूरी की रस्मों से तो नहीं आ गया। अभी ने उसके शक पर मोहर भी लगा दी। जो रस्में अधूरी थी, अब हमने सब पूरी कर ली है। अब तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। अब हम पूर्ण रूप से पति पत्नी हैं। तो अब तुम्हें पत्नी वाले सभी काम करने पड़ेंगे। उसने उसका हाथ पकड़ने हाथ बढ़ाया, तो गौरी हाथ छुड़ा लेती है और दौड़ती वापस आ गई। अभी उसके व्यवहार को समझ पाने में पूर्णतः असफल रहता है। समझ नहीं आता कि वह किस बात पर खुश होती है और किस बात पर दुखी। तो वह भी उसके पीछे वापस आ गया। रात के खाने के बाद गौरी कमरे में आ गई। आज अभी के मन के समंदर में छोटे छोटे उल्लास की तरंगे दस्तक दे रहे हैं। सही मायनों में आज उन्होंने विधिवत विवाह रस्में भी पूरी कर ली है। तो गौरी को भी झिझक छोड़ देनी चाहिए। वो अपने दिल की बात भी उसे बता देना चाहता है कि उसे वह अच्छी लगती है। दिल के एक कोने में अरमान दस्तक दे रहे थे, और उम्मीद थी कि अब शायद गौरी उसे अपना पति मानने लगे, उससे नॉर्मल पत्नी सी बातें करे। वह अंदर आकर बैठ गई, तो वह उसकी तरफ देखने लगा, पर वह उसे अनदेखा कर सोने की तैयारी करने लगी और लेट गई। अभी को उसका वैसा व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर गौरी क्या चाहती है? बताती क्यों नहीं? कुछ नहीं तो थोड़ी देर बाद ही कर ले, अपना मन खोले। ऐसे तो वे आगे बढ़ ही नहीं पाएगी।
जब उसने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, तो वह सरकता उसके करीब आ गया। गौरी की धड़कनें तेज धड़कने लगी। वह कसकर आंखें बंद कर लेती है। अभी ने उसकी बाजू को हल्के से पकड़ा, तो उसने आंखें खोल दी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? उसने गौरी से धीमे स्वर से पूछा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे।